स्कैल्प एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम समास भाग 2 में महत्वपूर्ण समास को देखेंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको किस प्रकार से समझा जाता है, तो हम आपको बताते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास में जिस पद के दोनों पद गौड़ होते हैं तथा यह दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, वही पद प्रधान होता है, तो उसे जो है बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसको किस प्रकार से समझते हैं, जैसे इसमें दो पद होते हैं, आपका एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय पद होता है। तो इसमें जो आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद जो होता है, ये दोनों प्रधान ना होकर किसी तृतीय, मतलब ये दोनों जो होते हैं आपके, ये दोनों जो होते हैं ये आपके नहीं होते, उसका जो है श्रेय जो होता है किसी तीसरे पद पर चला जाता है, तो वो जो होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसका जो श्रेय जाता है वो किसी तीसरे पद पर चला जाता है, जो कि वो गौड़ होता है। इसके दोनों पद जो होते हैं गौड़ होते हैं, अर्थात गौड़ का मतलब क्या होता है कि उन दोनों पद पर कोई श्रेय नहीं होता है, तो वहाँ पर जो होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं, वो जो दोनों आपका प्रथम पद और द्वितीय पद होते हैं वो दोनों अस्तित्व में नहीं रहते, उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वहाँ पर जो तीसरा पद होता है वही जो है प्रधान होता है और वही जो है ये दोनों पद मिलकर इसको अस्तित्व में लाते हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे आप देखेंगे उदाहरण आपका क्या है कि निशाचर। अब जैसे निशाचर है तो इसके बाद अब यहाँ पर देखिए इसका दो शब्द निकलेगा। इसका एक प्रथम पद यहाँ पर आप समझेंगे निशाचर, निशाचर, तो एक निशा मतलब हो गया आपका रात्रि, यहाँ आपका निशा मतलब हो गया रात्रि। आचरण मतलब होता है विचरण, क्या होता है यहाँ पर जो आपका हो गया निशा, जो आपका ये शब्द हो गया हमने आपको बताया था, तो इसका मतलब हो गया कि विचरण करने वाला। तो अब यहाँ पर देखेंगे आचरण क्या हो जाएगा आपका आचरण। आचरण मतलब होता है घूमने फिरने वाला, तो रात्रि में घूमने फिरने वाला। तो रात्रि में घूमने फिरने वाला कौन होता है, रात्रि में जो घूमता फिरता है अर्थात इधर उधर चलता है, तो वो कौन होता है। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है, राक्षस। क्या आ रहा है, राक्षस। राक्षस जो है आपका तीसरा अर्थ आ रहा है। तो निशा में रात्रि में जो है आचरण करने वाला ये जो आ रहा है आपका राक्षस आ रहा है, तो इसका क्या अर्थ होगा कि निशा में आचरण करने वाला अर्थात राक्षस। ये जो आपका ए पद है, जो आपका ए पद है राक्षस, इसका जो है अर्थ ये जो तीसरा पद है, ये तीसरा पद इसमें आ रहा है और उसी के आने से जो है यहाँ पर जो उसका अर्थ जो है स्पष्ट हो रहा है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो जाती है दोस्तों कि जब कि जिस समास में दोनों पद गौड़ होते हैं या तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में ला देते हैं, तो वहीं पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। और जो तीसरा पद आता है, जो तीसरा पद ये जो आपका आया है राक्षस जो आया है, यही पद जो होता है प्रधान होता है। जो ये तीसरा पद आता है यही प्रधान होता है, तो ये जो होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। उसके बाद फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आपका एक उदाहरण है कि देवराज। देवराज, तो देवराज का क्या होता है दोस्तों, वह जो देवों का राजा हो, वह जो देवों का राजा हो। इससे आप क्या समझेंगे कि देवों का राजा कौन हो सकता है, क्या कोई अर्थ नहीं इसका स्पष्ट हो रहा है कि देवों का राजा कौन है। लेकिन जब यहाँ पर वो जो अज्ञात पद है जो उसकी अर्थ को जो है पूर्ण करेगा, तो जब वो आ जाएगा तो उसका जो अर्थ होगा वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देवराज है, देवराज से आप क्या मतलब समझते हैं, आप कुछ नहीं समझ। देव का जो आपका प्रथम पद है, उसके बाद राज जो है आपका द्वितीय पद है। लेकिन आप इसको किस प्रकार से समझेंगे, तो आपका जो ये तीसरा आएगा अस्तित्व में आएगा, ये जो आपका इंद्र जो आएगा ये आपका जो है सही होगा। जैसे देवों का राजा, देवों का राजा कौन हो सकता है, अब आप इसी में जोड़ देंगे कि देवों का राजा अर्थात इंद्र, तब ये जो है आपका इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आपका आता है कि व्रजपाणी, आपका इसी प्रकार से आता है व्रजपाणी, जिसके हाथ में जो है व्रजपाणी मतलब होता है जिसके पाणी में ब्रज हो। यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया है, थोड़ा मिस्टेक टाइपिंग में हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाणी। क्या होगा, पाणी। पाणी मतलब क्या होता है दोस्तों, पाणी मतलब होता है हाथ।
पहाड़ी का क्या मतलब होता है? हाथ, अर्थात जिसके हाथ में ब्रज हो। तो अब आप किस प्रकार से समझेंगे किसके हाथ में ब्रज हो सकता है? तो ब्रज जो होता है वो इंद्र जी के हाथ में होता है। तो यहाँ पर इसका अर्थ कौन स्पष्ट, जो तीसरा पद आपका आएगा, जो अस्तित्व में तीसरे पद को लाएंगे, वो जो होता है प्रधान होता है। अर्थात पूरा अर्थ जो है किस पर चला जाता है? वो तीसरे पद पर चला जाता है। तो यहाँ पर इंद्र जो है इसके अर्थ की पुष्टि करेंगे, इसलिए आपका इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला है कि पीताम्बर। क्या है? पीताम्बर। पीताम्बर मतलब क्या होता है कि पीला है अंबर जिसका। अब पीला है अंबर, पीला कपड़ा किसका हो सकता है? तो पीला है अंबर किसके लिए, पीताम्बर जो है किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो पीताम्बर जो होता है दोस्तों, वो होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात पीला है अंबर जिसका। अब आप समझिएगा यहाँ पर पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण जी को जो है पीताम्बर कहा जाता है। पीताम्बरधारी जो है श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। तो अब आप समझेंगे कि जो यहाँ पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, जो तीसरा पद आ रहा है, यही जो है इसके अर्थ की जो है पुष्टि कर रहा है। और इसका जो मतलब दोनों पद होते हैं, इसमें जो समस्त पद दोनों पद होते हैं, वो मिलकर जो है तीसरे पद को जो है अस्तित्व में लाते हैं। तो आपका जो है ये पीताम्बर होता है। उसके बाद फिर हम अगले समास पर चलते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण समास है ये तत्पुरुष समास, कि जिस समास में पूर्व पद गौड़, यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग हुई है, तो जिस समास में पूर्व पद गौड़ और तथा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। अब किस प्रकार से समझेंगे कि पूर्व पद, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, जो उसका अर्थ जाता है वो जो है प्रधान, मतलब जो उत्तर पद है, जो द्वितीय पद है, उस पर जो है जाता है, तो उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो वहाँ पर जो होता है आपका तत्पुरुष समास होता है। अब कारक चिन्हों का किस प्रकार से लोप हो जाता है, तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या होता है? जैसे रस भरा, रस से भरा, यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, रस भरा। अब इसका जो है हम समास विग्रह करते हैं, रस भरा। अब इसके जो अंदर एक कारक चिन्ह है रस से भरा, ये जो इसमें जो है आपका कर्ण तत्पुरुष है, तो यही जो कारक चिन्ह होता है इसका जो है लोप हो जाता है। तो वहाँ पर जो होता है आपका तत्पुरुष समास होता है, कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद जो होता है आपका प्रधान होता है, तो वहाँ पर जो होता है तत्पुरुष समास होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है तथा तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं। अब हम दोनों भेदों को जानते हैं। तो अब तत्पुरुष समास के कौन कौन से दो भेद होते हैं? तो एक होता है आपका व्याधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब आप देखेंगे कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या होगा और समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या होगा। तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास में हम कौन कौन सा समास पढ़ते हैं आपको बता देते हैं। आपका एक पढ़ेंगे पहला जो है वो कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे? आपका एक कर्म जो है आपका पढ़ेंगे कर्म व द्वितीय। उसके बाद आप पढ़ेंगे करण। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा करण। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे संप्रदान पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप क्या पढ़ेंगे? उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे अपादान। उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे अपादान पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप क्या पढ़ेंगे? अपादान के बाद पढ़ेंगे आप संबंध। अपादान के बाद आता है आपका संबंध। उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? अधिकरण। ये जो है आप व्याधिकरण में जो है आप इसके बारे में जो है इसी वीडियो में हम पूरे समास को कवर करेंगे। तो ये जो है आप पढ़ेंगे अधिकरण। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास में आप कितने समास को पढ़ेंगे? तो आपका एक कर्म तत्पुरुष समास हो गया, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा जो है संबंध और छठवां जो है अधिकरण। ये जो है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम एक एक को बारे में समझते हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए समानाधिकरण में किसको पढ़ेंगे। तो आपका जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, इसमें आप दो समास को पढ़ेंगे। आपका एक समास है द्विगु समास और
द्विगु समास और एक है दोस्तों दूसरे, इसके बाद जो है आपका एक और जो है आपका कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। इसमें आप दो को पढ़ेंगे, एक आपका द्विगु समास हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आइए हम पहले अपना व्याधिकरण तत्पुरुष को पूरा करते हैं, उसके बाद फिर समानाधिकरण तत्पुरुष में देखते हैं। तो हमारा पहला आ गया आपका आपके सामने है कि कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास। कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास। तो कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास क्या होता है कि इसमें जो आपका पूर्व पद के साथ जो है को कारक का चिन्ह लगा होता है। यहाँ पर जो को है ये जो है कारक का चिन्ह जो है इसमें लगा रहता है, को में जो है कारक का चिन्ह लगा रहता है। तो अब को किस प्रकार से समझेंगे कि जैसे यहाँ पर उदाहरण होता है, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे होता है आजीवन, यहाँ पर जो आपका इसमें जो आपका होगा हम समझेंगे कि जो इसको तत्पुरुष समास में जो देखेंगे आपका, तो यहाँ पर आपका एक उदाहरण आता है मनोहर। क्या? जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं मनोहर, एक मिनट, यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं मनोहर। अब मनोहर क्या होता है? मनोहर का संधि मतलब समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे? तो मनोहर का जो समास विग्रह करेंगे वो होगा आपका मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। तो यहाँ पर देखिए जब आप समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर आपका एक चिन्ह आता है को, और यही क्या दर्शाता है? जो आपका को आता है, जो आपका को आता है दोस्तों, यही जो है आपको दर्शाता है कि इसमें जो है द्वितीय तत्पुरुष समास, इसमें जो है द्वितीय तत्पुरुष समास अथवा कर्म अथवा द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अब इसका हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं। जैसे आपका उदाहरण है कि गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, यहाँ पर को आया है, इससे आपका जो है इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर जो आपका है कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? यहाँ पर जो है कर्म तत्पुरुष है। मनोहर, मन को हरने वाला, यहाँ पर जो है कर्म तत्पुरुष है। उसके बाद मुँह को तोड़ने वाला, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। कमर को तोड़ने वाला कर्म तत्पुरुष है। गृहागत, गृह को आगत, यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने वाला, यहाँ पर भी जो है आपका कर्म तत्पुरुष है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है? तो करण तत्पुरुष में आपका होता है कि इसके पूर्व पद के साथ से अथवा के द्वारा चिन्ह लगा रहता है। अब देखेंगे इसका जो पूर्व पद होता है, इसमें जो पूर्व पद होता है वहाँ पर से या के द्वारा या से का जो है उपयोग किया रहता है। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं हम, रस भरा। यहाँ पर उदाहरण एक ले लेते हैं, रस भरा। अब रस भरा में क्या होगा? चिन्ह कैसे आएगा? तो आप जो यहाँ पर प्रथम पद होता है, यहाँ पर जब इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो यहाँ पर कारक चिन्ह जो है लगता है। कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? रस से भरा। यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह लगेगा? रस से भरा। कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पर लगेगा आपका? तो और लगेगा रस से भरा हुआ। फिर उसके बाद अब उदाहरण को हम देख लेते हैं। उदाहरण किस प्रकार से समझते हैं? तो हमारा उदाहरण होगा दोस्तों तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि के द्वारा और से, यहाँ पर लिख लेते हैं के द्वारा, उसके बाद से। तो यहाँ पर तुलसी कृत अर्थात तुलसी के द्वारा, तो इसका ए जो है उदाहरण आ जाएगा। उसके बाद आपका रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, तो यहाँ पर के द्वारा आ गया, ये भी तत्व जो है इसमें जो है आपका कर्ण तत्पुरुष है। उसके बाद भयभीत, भय से भीत, इसमें भी जो है आपका कर्ण तत्पुरुष है। शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें भी जो है आपका कर्ण तत्पुरुष है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि से के अगर आप चिन्हों को याद कर लेते हैं
तो आपको जो है तत्पुरुष समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चिन्ह के द्वारा जो है तत्पुरुष समास को अच्छी तरीके से पहचान ले जाएंगे हमेशा। आप सिर्फ चिन्ह को याद कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समास पढ़ने में। उसके बाद फिर हम आते हैं अपना संप्रदान तत्पुरुष। क्या आता है अगला आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष में होता है कि पहले पद में संप्रदान तत्पुरुष आपका जो होता है इसमें पूर्व पद में जो है के लिए कारक का चिन्ह आता है। यहाँ पर जो आपका के लिए कारक का चिन्ह है तो ये आ जाता है। तो अब उदाहरण में देखेंगे, जैसे गौशाला, गो के लिए शाला, अब के लिए यहाँ पर आया है तो ये इसका उदाहरण हो गया। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए आया कर्ण चिन्ह, यहाँ पर कर्ण संप्रदान जो है तत्पुरुष आपका हो जाएगा। न्यायालय, न्याय के लिए आलय, के लिए यहाँ पर आपका आया है। तो आप इसके माध्यम से जो है चिन्ह के माध्यम से आप जो है समास को, तत्पुरुष समास को आसानी से पहचान सकते हैं। उसके बाद फिर आगे देखेंगे रणभूमि, रण के लिए भूमि, ये आपका जो है हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष। इसके बाद फिर आता है आपका अगला अपादान तत्पुरुष। क्या आता है, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष की परिभाषा क्या हो सकती है कि इसके पूर्व पद में पूर्व पद के साथ जो है से अलग होना। अब देखिए यहाँ पर एक और जुड़ जाता है, से या अलग होना, अलग होना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से जो है पत्ता जो है अलग हो रहा है, तो यही इसका मतलब होता है अलग होना। ये जो है इसका प्रयोग अलग जगह किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन है इसको तत्पुरुष समास से, लेकिन यहाँ पर जो अलग होना का अर्थ समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, अर्थात जो है वो पाप से पूरी तरीके से अलग हो गया है, वो पाप अब करता नहीं, पाप से पूरी तरीके से अलग हो गया है, मुक्त हो गया है। तो यहाँ पर जो होता है से अलग होने का अर्थ आ रहा है। उसके बाद हृदय से हीन, अर्थात उसके पास हृदय है ही नहीं, तो हृदय से जो है वो हीन है, तो यहाँ पर से आ गया, ये भी जो है आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका कुछ उदाहरण और हैं, बलहीन, बल से हीन, जिसके पास बल ही ना हो तो आपका वहाँ पर हो जाएगा अपादान तत्पुरुष से अलग होने के अर्थ में। उसके बाद आपका नेत्र से हीन, से अलग होने के अर्थ में, अलग होना, अलग होना। तो आप यहाँ से समझ लेंगे कि उसके बाद गुण युक्त हो जाता है आपका, गुण से युक्त, ये भी उससे अलग होने के अर्थ में आ जाता है। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन, जिसके पास नेत्र ही ना हो तो यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में आ रहा है, तो इसलिए आपका जो यहाँ पर होता है अपादान तत्पुरुष हो जाता है। उसके बाद फिर अगला चलते हैं, हमारा अगला है कि संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष क्या होता है, जिसमें संबंध को दर्शाया जाता है। तो संबंध को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो इसमें कारक चिन्ह जो आपका होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले आप परिभाषा जान लीजिए। तो जिसके पहले पद में जो है से के साथ जो है कारक चिन्ह लगता है, तो वहाँ पर जो होता है आपका संबंध तत्पुरुष होता है। इसके पूर्व पद के साथ का, की, के कारक चिन्ह लगता है, ये आपकी जो है परिभाषा हो जाती है। तो अब इसका हम चिन्ह देखेंगे, का, की का और के का, इसके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे आपका पहला आता है का, तो देवालय, देव का आलय, अर्थात ईश्वर का घर। यहाँ पर आपका जो उदाहरण आता है देव का आलय, ईश्वर का घर, तो यहाँ पर का आया है, तो ये जो है संबंध तत्पुरुष। देव मतलब जो ईश्वर हैं, उनका आलय मतलब घर से, और उनका जो है संबंध को दर्शा रहा है, एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका संबंध तत्पुरुष होगा। अब यहाँ पर आपका आ गया कन्या का दान, कन्या का दान, उस यहाँ पर जो है आपका एक का पर आया है, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष। उसके बाद श्रम का दान, यहाँ पर जो आया आपका का। उसके बाद फिर जल राशि, जल की राशि, यहाँ पर मुख दर्शन आया, मुख के दर्शन, तो यही जो होता है आपका वो संबंध तत्पुरुष होता है। उसके बाद फिर आपका आता है अधिकरण तत्पुरुष या सप्तम तत्पुरुष समास। अब इसमें कारक चिन्ह क्या होता है, तो कारक चिन्ह में यहाँ पर होता है, जो आपका कारक चिन्ह होता है कि कारक चिन्ह में होता है में पर, कारक चिन्ह जो होता है इसका में पर, परिभाषा क्या होगी कि इसके पूर्व पद के साथ में पर कारक चिन्ह जो है लगा रहता है, में और पर जो है कारक चिन्ह लगा रहता है। तो जैसे आप बीती, तो आप बीती का क्या अर्थ होता है, अपने पर बीती, तो यहाँ पर जो है आया है। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ में है
मुनियों में श्रेष्ठ, तो यहाँ पर में आया है। उसके बाद सिर दर्द, सिर में दर्द, यहाँ पर में आया है। तो ये जो होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष या सप्तम तत्पुरुष समास होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है कि यह तत्पुरुष जो होता है वो समास, यह तत्पुरुष समास मतलब समानाधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है वो दो प्रकार का होता है आपका। पहला हमने बताया है अभी को द्विगु समास, दूसरा जो होता है कर्मधारय समास। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहला समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? तो द्विगु समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। द्विगु समास जो आपका होता है उसमें पूर्व पद जो होता है गौड़ तथा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, किंतु इसका जो पूर्व पद होता है वो सदैव संख्यावाचक होता है। इसका जो पूर्व पद होता है वो सदैव संख्यावाचक होता है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो द्विगु समास आपका क्या होगा? द्विगु समास में यहाँ पर जो, तो जैसे पंचवटी आपका आ गया। तो हमने आपको द्विगु समास पहचानने का एक, जिसमें प्रैक्टिस सेट हमने करवाया था, उसमें आपको एक आसान तरीका बताया था कि इसका जो है पूर्व पद में संख्यावाची होता है। हमेशा इसका जो पूर्व पद आएगा वो हमेशा संख्यावाची आएगा। तो यहाँ पर जैसे पंचवटी है तो 5 वटों का समूह अर्थात 5 पेड़ों का जहाँ समूह होता है तो उसको जो है पंचवटी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप 5 से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका समास है वो द्विगु समास है। त्रिफला 3 फलों का समूह, तो यहाँ पर 3 आ गया है तो इसलिए यहाँ संख्यावाचक हो गया, आपका द्विगु समास हो गया है। 9 ग्रहों का समूह, यहाँ पर 9 आ गया है तो यहाँ संख्यावाची हो गया है, तो आपका ये द्विगु समास हो गया है। उसके बाद आपका आता है त्रिभुवन, उसके बाद त्रिमूर्ति, ऐसे 3 मूर्तियों का समूह, 3 भवनों का समूह, 9 ग्रहों का समूह, समाहार 3 फलों का समाहार, 5 वटों का समूह, ये जो है आपका इसका जो है द्विगु समास हो जाता है। इसके बाद फिर हमारा अगला समास आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास का पूर्व पद गौड़ और तथा उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, किंतु इनके दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है। अब इसको हम किस प्रकार से समझेंगे? उपमेय और उपमान के माध्यम से। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपका उदाहरण देखेंगे तो घन के समान श्याम या घनश्याम, तो घन के समान, तो एक घन के समान जो आपका हो जाएगा ये उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमान जो हो जाएगा घन के समान। लेकिन जो एक आपका श्याम होगा, श्याम जो आपका होगा ये आपका होगा उपमेय। क्या होगा? उपमेय। उसके बाद इसी तरीके से कमल के समान, तो कमल के समान जो होगा वो आपका उपमान हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नयन होगा वो आपका उपमेय हो जाएगा। अब उसके बाद आता है चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर आता है चंद्रमा के समान मुख अर्थात चंद्रमुख, तो यहाँ पर चंद्रमा के समान जो आएगा आपका उपमान हो जाएगा। उसके बाद मुख जो आया जाएगा आपका उपमेय में आ जाएगा। अब उसके बाद आपका है कनक लता, तो कनक रूपी, तो यहाँ पर कनक रूपी आपका उपमान में चला जाएगा, लता जो है आपका उपमेय में आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, हम और उदाहरण को देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण विशेष का संबंध, तो यहाँ पर आपका एक तरफ विशेषण हो जाएगा, उसके बाद एक तरफ जो आपका हो जाएगा विशेष हो जाएगा, एक तरफ जो आपका हो जाएगा विशेष। तो यहाँ पर महाकवि जो हैं, महान है जो कवि, महान है जो, ये आपका विशेषण हो जाएगा। और विशेष क्या हो जाएगा? महान है जो, ये आपका जो है विशेषण हो जाएगा। विशेष क्या होगा? कवि जो है आपका विशेष हो जाएगा। पीला है जो, ये आपका जो है विशेषण हो जाएगा। उसके बाद महान अंबर जो है आपका विशेष हो जाएगा। फिर महादेव में महान है जो, ये विशेषण आपका हो जाएगा, देव जो है आपके विशेष हो जाएंगे। इस प्रकार से जो है आपका कर्मधारय समास होता है कि कर्मधारय समास का पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है तथा उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, किंतु दोनों पदों के मध्य में जो है विशेषण विशेष का संबंध होता है। तो वहाँ पर कौन सा समास पाया जाता है? आपका कर्मधारय। कौन सा समास पाया जाता है? कर्मधारय समास। एक अन्य समास के बारे में हम देख लेते हैं जो होता है नज्य समास। इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है लेकिन हम आपको इसको बारे में बता देते हैं नज्य समास क्या होता है। तो नज्य समास में आप देखेंगे तो नज्य समास होता है कि जिसका
प्रथम पद निषेधवाचक, इसका जो प्रथम पद हो जो होता है वो निषेधवाचक हो। प्रथम पद में आ व अन जैसे उपसर्ग लगे होते हैं, उस पर जो है उपसर्ग लगे होते हैं, तो वहाँ पर जो होता है नज्ज समास आपका होता है, जैसे अगोचर और अकाल। ये जो है आपके दो उदाहरण हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।